हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलो तो अच्छी बात है। आज हम लोग क्लास 12 का जो पहला यूनिट है सॉल्यूशन, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक यूनिट 11th का होगा, फिर एक 12th का, फिर एक 11th का, एक 12th का, ताकि साइमल्टेनियसली 11th और 12th दोनों क्लास के बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। क्लास 12 का जो पहला यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री में बोर्ड के हिसाब से, वो है सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बताओ, जानो आप सॉल्यूशन होता क्या है? तो कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन टू और मोर कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर, सपोज वाटर में आपने सुक्रोज मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, नमक मिला दिया, तो डिजॉल्व हो जाता है। मिलने के बाद हमें दोनों कंपोनेंट एक ही फेज में दिखता है। मिक्सिंग से पहले जो सुक्रोज था या ग्लूकोज या सॉल्ट, वो सब क्या था? सॉलिड, और वाटर क्या था? लिक्विड। जब मिक्स किया तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर लोगे कि कहाँ है सुक्रोज या ग्लूकोज, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो सॉल्यूशन कहते किसे? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के, जैसे मैंने वाटर में आपने सोडियम क्लोराइड मिला दिया और उसमें आपने ग्लूकोज भी मिला दिया, यूरिया भी मिला दिया, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूट तीन तरह के हुए, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और यूरिया, तीनों को मिला दिया। सॉल्वेंट क्या हुआ? अकेले वाटर। तो कहते हैं क्या, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट। नॉर्मली जो कंपोनेंट एक्सेस में लेके चलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और जो ट्रेसेस में लेके चलते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो चीज से बने होते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्वेंट, राइट, और दूसरा होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है कि जो कंपोनेंट एक्सेस में होता है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, जो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कौन सा चीज? सॉल्वेंट। और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको कहते हैं हम लोग कौन सा चीज? सॉल्यूट। मतलब जो कि एक्सेस में होता है, एक्सेस अमाउंट में हो तो उसको कहते हैं सॉल्वेंट, ये नॉर्मली। और जो ट्रेसेज में हो जाता है, जो कम है, ट्रेसेज अमाउंट में होता है, तो उसको कहते हैं सॉल्यूट। ये सिंपल सी बात है। क्लास सॉल्यूशन की जानकारी क्लास 8-9 से शुरू हो जाता है। ठीक है, जब से साइंस पढ़ते हैं तभी से सॉल्यूशन मिक्सचर स्टार्ट हो जाता है। अब इस सॉल्यूशन की अब नेचर भी होता है। मान लो यदि सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। मैं ऐसे बताता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। अब उसमें सॉल्यूट हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब बताओ, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉलिड को यदि मिक्स करें तब भी हमें सॉल्यूशन मिलता है। पढ़ा होगा, जितने भी एलॉयज होते हैं, राइट, वो सब क्या होते हैं? सॉल्यूशन है। लेकिन उसमें दोनों कंपोनेंट क्या है? सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर भी आप एनसीईआरटी में देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। लिक्विड रहता है सॉल्वेंट, तो लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हो, लिक्विड में गैस भी मिला सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड मिला सकते हैं। जनरली स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि हम लोग लिक्विड में सॉलिड मिलाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग लिक्विड में लिक्विड मिला दें, वाटर में अल्कोहल मिला दो, वो भी सॉल्यूशन है, राइट। वाटर में आप अमोनिया गैस पास कर दो, वो भी सॉल्यूशन है, गैस भी पास कर देते हैं। और वाटर में सॉलिड मिला दो तो कॉमनली हम इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। जनरली प्रॉब्लम आता है इसी में, लेकिन इसको ब्रॉडर नॉलेज में देखो। सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ऐसे ही सॉल्यूट का भी तीनों फेज हो सकता है, लेकिन मिक्स करने के बाद वो मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। दैट्स क्लियर। अब हम लोग जो मेनली हमें पढ़ना है
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि 11th क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे मोलरिटी, मोललिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में चलो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, राइट? मतलब सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी एक स्ट्रेंथ होगी, उसकी उसकी एक यूनिट होगी। तो हम लोग सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन यानी कि स्ट्रेंथ है उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट्स फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है मतलब कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। उसकी यूनिट्स क्या क्या होती है, व्हाट आर द यूनिट्स इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड। हम लोग ये एकदम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या क्या है पहले वो नोट कर लें। पहला है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज मतलब ये परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ भी 3 तरह से हम लोग बात करेंगे, ठीक है? कौन कौन? तो परसेंटेज W/W मतलब वेट परसेंट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ओके, एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीनों परसेंटेज है, लेकिन वहां लिखा रहेगा परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसके लिए नहीं कुछ लिखा था, सिंपल इसी को हम लोग कर देंगे परसेंटेज बाय वेट। इसको कहेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से। और इसके आगे कुछ नहीं लिखा था। जब परसेंटेज के बाद में कुछ ब्रैकेट ना लिखा हो तो समझ जाना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा यूनिट होगा ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ठीक है? इसको हम लोग शॉर्ट में ग्राम पर लीटर ऐसे लिख देते हैं, पर लीटर, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तीसरा यूनिट पढ़ोगे मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगला यूनिट पढ़ेंगे मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है? उसके बाद नंबर 5 मोल फ्रैक्शन, जिसको नॉर्मली x से डिनोट करते हैं। ऐसे काई होता है लेकिन लिखते हैं सिंबल x की तरह। और छठा होगा नॉर्मलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करेंगे। सातवां होगा पार्ट्स पर मिलियन, मतलब हम लोग सारी की बात देख लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन ppm। इतनी स्ट्रेंथ हमें पढ़ना है, यूनिट्स पढ़नी है। सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को हम लोग आज की क्लास में केवल यूनिट्स पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट्स क्या क्या होती है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को हम किन किन टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे। जैसे मोलरिटी है तो उसको मोलरिटी में कैसे करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट है तो उसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कैसे करेंगे। तो ये इंटर कन्वर्जन यदि फॉर्मूला याद आएगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, जेई में सवाल जल्दी से आप कर लोगे। तो पहले ये डेफिनेशन समझो, फिर इंटर कन्वर्जन भी समझाएंगे। ओके, ठीक है? ये हमारा आज का टॉपिक होगा, इतनी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम शुरू करें इसमें परसेंटेज स्ट्रेंथ। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है पता चलेगा 100 में, 100 पार्ट में कितना होगा, ठीक है? 100 पार्ट्स में कितना पार्ट्स होगा, सॉल्यूट, यही बात करनी है। उसी तरह परसेंटेज में 100 पार्ट में कितना पार्ट है। द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब उसमें भी बाय वेट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट या बाय मास प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास या बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना ग्राम, यही होगा परसेंटेज वेट बाय वेट। तो पहली बात करता हूं नंबर 1 परसेंटेज स्ट्रेंथ, और इसमें भी परसेंटेज स्ट्रेंथ में भी हम लोग
बात करेंगे पहला ए में लिख देता हूं, परसेंटेज W/W। ओके, तो डेफिनेशन की जरूरत है, चलो लिख लें। दी पार्ट्स लेकिन ब्रैकेट लिख लें बाय वेट ऑफ सॉल्यूट present in 100 parts, ये भी लिख लो बाय वेट, जो दोनों का अपना मास लेना है। बाय वेट लिखो या बाय मास लिखो, केमिस्ट्री में नॉर्मली हम लोग वेट और मास दोनों एक ही मान लेते हैं, लेकिन याद रखना फिजिक्स में देखते हो तो वेट अलग है, मास अलग है। ठीक है, तो 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग कर देते हैं कौन सा चीज, परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, या परसेंटेज बाय मास भी कर देते हैं, यानी परसेंटेज W/W का मतलब हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। अब इसको फॉर्मुलेट करते हैं, याद रखना जब भी हम किसी सिंबल के लोअर सफिक्स में ए लिखें तब समझ जाना सॉल्वेंट का, और बी लिखें तब समझ जाना सॉल्यूट का। यानी हम इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। बी स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट एंड स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। पूरे यूनिट में रखेंगे, ए और बी करके करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा इसी तरह से परसेंटेज V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, इसकी भी डेफिनेशन यही लिखेंगे, केवल जहां बाय वेट लिखा है वहां क्या कर देंगे, वॉल्यूम के हिसाब से कितना पार्ट्स 100 वॉल्यूम में है। ठीक है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं, इक्वल टू लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मुलेट कर दो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दोनों को मिला दो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा इनटू 100। ठीक है, और तीसरी बात परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहां क्या होगा, the parts by weight of solute present in 100 parts, मतलब by volume लिखेंगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लो 100 वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट का वेट लेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना। इसको फॉर्मुलेट करेंगे WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। सिंपल सा है, कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीनों बात समझ में आ गई। मतलब 100 पार्ट्स सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना पार्ट्स है, और जब बाय वेट पूछा जाए तो 100 ग्राम लेंगे, 100 मास लेंगे, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, 100 पार्ट्स लें सॉल्यूशन, उसमें देखो कि सॉल्यूट कितना पार्ट्स है। जब बाय वॉल्यूम पूछा जाए तो सॉल्यूट का वॉल्यूम इन 100 पार्ट्स, और जब वेट बाय वॉल्यूम पूछा जाए तो तब आप सीधा सॉल्यूट का वेट लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपको निकल जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब एक कन्वर्जन बताना, क्या कि परसेंटेज वेट बाय वेट को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कैसे लाएं। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं कन्वर्जन, या कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कैसे लाएं, एंड वाइस वर्सा, कुछ भी पूछा जाए आप कर सकते हो। वेट परसेंट को वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें, पहले फॉर्मूला नोट कर लेता हूं, याद रखना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ
strength equal to percentage weight by weight strength into density, सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, पूरा लिख लो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। यानी हम लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये निकाल लो वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो डेंसिटी से डिवाइड कर दो। अब ये कैसे होता है, ये आसान है, देखो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू, आपने पढ़ा था मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूशन, लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप सबको पता होगा मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, पता होगा डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास निकालते हैं तो डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग क्या करें, तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दो या 2 में 1 से कर दो, जैसे हो, ये मान लो 1 है, हर जगह डिराइव नहीं करेंगे, ये पहला इसलिए डिराइव करता हूँ ताकि आपके पास थोड़ी सी कंसेप्ट आ जाए जो पहली बार कर रहे हो। जैसे पता होगा तो मेन हमारे लिए ये फॉर्मूला है, ये याद रखो सीधा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, इससे काम चल जाएगा। लेकिन कैसे करते हैं वो जानो, 2 में डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या लिखोगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वेट। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख दो WB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो सब कुछ कैंसिल होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, WB और WB भी कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऊपर पहुंच जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ वॉल्यूम नीचे, मास ऊपर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन की डेंसिटी तो कहेंगे, यानी ये हो जाएगा डेंसिटी D ऑफ सॉल्यूशन। हम बताओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू क्या हुआ, डेंसिटी हुआ। इसलिए लिखेंगे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी से। तो यही रिलेशन पहले लिखा था, तो डिराइव करना नहीं है, डिराइव इसलिए कर दो ताकि आसपास स्किल हो, जरूरत नहीं पड़े कि आप लर्न करें, आपके पास ये हो फॉर्मूला डिराइव करने का खुद अकल हो जाए, इसलिए ये बात बताता हूँ। समझ में आई बात, इज इट ओके, यस नो, वेरी सिंपल। मतलब आपके लिए ये है, ये याद रखिएगा, इतनी बात बताया, तो लर्न करना है, ये लर्न करना है, और ये लर्न करना है, पूरी समझ में आ गई बात, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, याद भी रह सकता है। अब चलो दूसरा यूनिट, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स दूंगा सब पर, पहले डेफिनेशन डिटेल में और उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, ठीक। दूसरा स्ट्रेंथ है ग्राम पर लीटर, अब नाम से ही पता है ग्राम पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम, यही था। तो दूसरा यूनिट था ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। अब डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं है, लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट किसमें, इन ग्राम, प्रेजेंटिंग या डिजॉल्विंग 1 लीटर
1 लीटर, या लिख सकते हो 1000 मिलीलीटर, पता है सबको, ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहते हैं ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। न्यूमेरिकली यदि इसको लिखना है हमें, तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट WB, कितना ग्राम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर हो गया, मास में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, लेकिन लीटर में। लेकिन अब सवाल है कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखोगे या जब आप लैब में जाते होंगे तो आपको कभी आपके टीचर सॉल्यूशन का 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर नहीं देता है, काउंट थोड़ा सा देता है, 10 ml 100 ml 20 ml 25 ml, मतलब वी यूज द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इस लीटर को मिलीलीटर में कर लें, इसको लिख सकते हैं हम लोग WB, लेकिन ये WB किस में होना चाहिए, ग्राम में, WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब ये लीटर में था, हम इसको मिलीलीटर में लिखना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर, मल्टीप्लाई तो कर देंगे कितना से 1000 से, अरे इसमें 1000 से मल्टीप्लाई तो मीटर आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करो 1000 से, ऊपर नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया ग्राम पर लीटर, याद रखना, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये हो गया। फाइनल ये यूज करेंगे हम लोग ना, जो लीटर में है तो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, लीटर की बात छोड़ेंगे, लीटर में कुछ करना ही नहीं, लीटर में है तो डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन लीटर में कभी प्रॉब्लम रहेगा ही, ठीक। अब हम लोग इस ग्राम पर लीटर को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, और परसेंटेज को ग्राम पर लीटर में वो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ इनटू ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, एंड वाइस वर्सा, सिंपल है। यहाँ देखो लिखेंगे ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इक्वल टू 10। अब सोचो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या हुआ, 100 पार्ट्स में, 100 मिलीलीटर में मान लो x ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना हुआ, 10x ग्राम होगा, 100 ml, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर है ना। तो यदि 100 मिलीलीटर में 2 ग्राम है, कितना ग्राम है, 2 ग्राम कोई सॉल्यूट है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना होगा, 2%। तो 1 लीटर में कितना होगा, उसमें क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, तो यूनिटरी मेथड देख लो, 100 ml में 2 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना होगा, 20 ग्राम होगा। हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, लेकिन वेट बाय वॉल्यूम याद रखना, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, एक तो ये हो गया परसेंटेज, या फिर मान लो ये परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू परसेंटेज W बाई W, लेकिन इस W बाई W में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी से, डेंसिटी मल्टीप्लाई करो तो निकलने में कौन सा चाहिए, ये आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो आप दोनों फॉर्मूला याद रख लें, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से कर लोगे। ओके, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरे यूनिट पे चलते हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं दिखा, सारी चीज पढ़ने के बाद 5-6 न्यूमेरिकल बता दूंगा, ताकि आपको ये यूनिट्स फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेट अस सी थर्ड यूनिट, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब होता है, याद रखना, मोलैरिटी और मोलैरिटी के स्पेलिंग में केवल L और R का फर्क है। मोलैरिटी RITY, मोलैरिटी LITY, बस इतना ही फर्क है, लेकिन डेफिनेशन बहुत ज्यादा का अंतर है। देखो तीसरा यूनिट हो गया मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको हम लोग M से डिनोट कर देते हैं। ओके, डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है, मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 0.2 मोल है, तो मोलैरिटी कितना होगा, 0.2 पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, यानी इसको लिख देते हैं यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना,
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना ध्यान से, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल है, दिस इज मोलैरिटी। ओके, डेफिनेशन बनाएंगे, फॉर्मूला मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution, लेकिन ये किसमें लेंगे, लीटर। इसको और फॉर्मुलेट, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट का है तो बी से कर दिया एनबी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बी किया, लेकिन ये बी किसमें होना चाहिए, लीटर। बस हो गया, डेफिनेशन यही है। लेकिन और थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं, डायरेक्टली आपको रेडीमेड फ्री रहेगा, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया रहेगा, वो भी कैलकुलेट करना होगा। सो मोलैरिटी इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय जीएमएम, ग्राम मोलर मास, उससे आप डिवाइड करो आपको मिल जाएगा कौन सा चीज, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय MB, मास ऑफ मोलर मास, दिस इज सॉल्यूट का molecular weight, GMM ग्राम मोलर मास, और इनटू 1/V इन लीटर। हो गया, यहाँ लिख देता हूँ WB इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, एंड V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कौन सा चीज, V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ इसको और क्लियर करो। सो मोलैरिटी इक्वल टू, आप यहां एक और चीज लिखते हैं MB, ग्राम मोलर मास, इसको हम लोग डिनोट करते हैं GMM से, ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का ग्राम मोलर मास। ये इस फॉर्मूला में जो हमने सिंपल यूज किया उसकी यहाँ बता दिया, जानकारी दे दिया, पता भी होगा आपको। सो दिस इज WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय GMM इनटू, अब इस वॉल्यूम को फिर लीटर में मिलीलीटर में करेंगे तो ऊपर क्या लिख लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो हमारा फॉर्मूला यही चलेगा, अधिकतर केस में हम यही लेके चलेंगे, ठीक है। क्यों, तो वहां देखें ना कि सॉल्यूट का मास दिया रहेगा, मोलर मास आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी, और वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, तब उसको लीटर में कर लो, और नहीं डायरेक्ट लीटर में ये 1000 रखेंगे, नहीं तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मोलैरिटी समझ में आ गया क्लियरली, मैं अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट यूनिट हमारा चलेगा कौन सा चीज, मोलैरिटी नंबर 4। मैं इसी देखो थोड़ा करेक्शन करता हूँ ताकि आपको याद रहे, यहाँ लिखता हूँ 4 नंबर 4 मोलैरिटी। अब इस R को डिलीट करो, L लगा, देखो मोलैरिटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी। अब आप दोनों का स्पेलिंग देखिए, एक क्या है मोलैरिटी, दूसरा क्या है मोलैरिटी, बस इतना ही फर्क है दोनों के स्पेलिंग। लेकिन डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम पर केजी ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्वेंट। बस देखो मैंने मोलैरिटी से इसलिए लिखा ताकि आपको कंपेयर करने में सुविधा हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 kg में, वहां तक क्या सॉल्यूशन के 1 लीटर में, यहाँ है सॉल्वेंट के 1 kg में सॉल्यूट का कितना मोल्स है। सिंपल है डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 kg में सॉल्यूट का कितना मोल्स है, राइट। तो हम यहाँ केवल चेंज कर देते हैं, लिखेंगे ये सारी बात वही चलेगी। मोलैरिटी को यदि फॉर्मुलेट करेंगे, सो मोलैरिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इन किलोग्राम, केजी में लेके चलेंगे सॉल्वेंट का मास, वहां क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ है बस मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स, इसको फॉर्मुलेट कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिखते हैं हम लोग? NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट WA। ओके, ये होगा इसमें किलोग्राम। बस हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट। पूरी यूनिट में मैं रखूंगा ये तीनों से, आप भी याद रखना आसानी। इसको लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यदि इसको ग्राम में लेंगे तो यहाँ क्या कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया होगा समझ में? ओके, अब चलो, इसलिए मोलैलिटी इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NB। इट विल गिव यू व्हाट, नंबर ऑफ मोल। NB की जगह ये लिखेंगे इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इन ग्राम, WA इन ग्राम। देखो ये हो जाएगा मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, मैं इस पर एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको ये डेफिनेशन हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, समझ में आ गया? रिजल्ट याद रखो, मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ मैं इसको हटा के एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूँ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे डेफिनेशन लर्न करते हैं फिर भूल जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम दे देता हूँ। ओके, लिखें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर मतलब C12H22O11 शक्कर, चीनी जिसको कहते हो, 34.2 इज डिजॉल्व्ड मौजूद है, घुला हुआ है, या इज प्रेजेंट लिख लो, इज प्रेजेंट इन, लिख लिया, इन कितना ग्राम करते हैं, चलो 234.2 ग्राम of its aqueous solution, बहुत आसान है। चीनी को और पानी को मिला लिया आपने, सॉल्यूशन बना, शरबत बन गया, शरबत। उसका कितना ग्राम है, इतने ग्राम में केन शुगर का इतना ग्राम डिजॉल्व है। अब आपसे पूछा गया देन फाइंड मोलैलिटी क्या हो, सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल। अब बताओ, पहले ये देखो कि व्हाट आर गिवन, हमें दिया, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो तो पहले आपका काम है कि पहले आप पूरी ये पता कर ले क्या सब दिया हुआ है, व्हाट आर गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, तब में दिमाग चले। देखो क्या सब कैसे करें, गिवन दिया हुआ है WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ कितना, 34.2 ग्राम, बोलते भी लो भाई 34.2 ग्राम। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ये जो मास दिया वो किसका मास है, सॉल्यूशन का, WA प्लस WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। चीनी, पानी में आपने चीनी मिला रखा है, सॉल्यूशन बना, उसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास है 234.2 ग्राम। ओके, पता चल गया होगा, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास। आपसे कहा गया कि भाई कुछ नहीं, मोलैलिटी निकालो, सॉल्यूशन मोलैलिटी, लेकिन अब मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ किसका मास दिया है, सॉल्यूशन का, मतलब इसमें सॉल्यूट मिक्स किया तब इसका मास कितना है, 234.2। मोलैलिटी निकालें, तो अब कैसे क्या करोगे, सबसे पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA, और एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी का मास, दैट इज मास ऑफ वाटर, दैट इज
मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो बताओ ये मास कितना है 234.2 ग्राम और इसका मास कितना है 34.2 ग्राम। अब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 200 ग्राम होगा। दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी WA पता लग गया, WA, ये A और B मिला कितना था। अच्छा GMM कितना होता है, GMM ये कैलकुलेट करना होगा ऑफ C12 S22O11। तो बताओ कार्बन कितना है 12, 12 गुने 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 22, 22 इंटू 1, सॉरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है 11, तो 16 इंटू 11, सबको आप सॉल्व करो, यू विल हैव 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल, ये इसका GMM हो, मास, मोलर मास ऑफ व्हाट, मोलर मास ऑफ क्या कहते हैं सॉल्यूट, ओके। अब हमारे पास सारी डेटा है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सो मोलैलिटी इक्वल टू, यूज कर ले, हमें निकालनी है मोलैलिटी। देखो सिंस मोलैलिटी इक्वल टू WB इन ग्राम अपॉन WA इन ग्राम, इनटू कर लेंगे, यहाँ कर लो NB, नंबर ऑफ मोल NB, WA इनटू व्हाट 1000 इसलिए किया, ग्राम किलोग्राम को ग्राम में कर लिया। इसको आप लिखते हैं WB अपॉन MB, ये ग्राम में, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA ग्राम में। अब आप सारी डेटा है देखो, WB कितना है 34.2 ग्राम, मोलर मास 342, 1000, अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 200 से डिवाइड कर दिया, इसको किया तो 0.1 होगा ऊपर में, इसको कर दो 5, कितना हो गया 0.5, यानी इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0.5 m, ब्रैकेट लिख लेंगे स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी इसका 0.5 हो गया। कितना आसान है ना। इसका मतलब मोलैलिटी इक्वल टू कितना हाफ, जो मोलैलिटी हाफ होती है तो सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग सेमी मोलर, ठीक है। यानी हम इसी सॉल्यूशन का मतलब लिखेंगे सेमी मोलर, ये वर्ड से भी याद रखना। जब ये 0.1 हो जाए तो हम क्या कहेंगे डेसीमोलर, और जब 1 हो जाए तो मोलर कहेंगे, 0.01 हो जाए तो सेंटीमोलर, मतलब मोलर, सेमीमोलर, डेसीमोलर एंड सेंटीमोलर, ये टर्म्स याद रखना, कई बार स्ट्रेंथ इसी टर्म में लिखा रहता है, ओके। सेमीमोलर सॉल्यूशन आगे फिर जरूरत पड़ा बताएंगे। 0.1 हो जाएगा तो कहेंगे डेसीमोलर, 0.01 हो जाए 0.01 तो क्या कहेंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन, ओके। समझ में आ गया होगा, यस नो, वेरी गुड। चलो ये हमने एक मोलैलिटी को समझाने के लिए केवल आपको फॉर्मूला बता दिया कि आप मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, ओके। अब एक रिलेशन यहाँ देख लेते हैं हम लोग, मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन, ओके। मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बात को भी समझ लो। चलो हटा जाते हैं, तो जो यूनिट पढ़ते जा रहे हैं उसकी हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ते जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मोलैलिटी में दिया होगा, आप मोलैलिटी में कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। मोलैलिटी में रहेगा तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, और मोलैलिटी रहेगा, मोलैलिटी दी रहेगी मोलैलिटी में, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैलिटी इनटू मोलैलिटी एंड वाइस वर्सा, ये बात देखना है, ओके।
तो सिंपल फॉर्मूला है, लिख सकते हो लोग, मोलिटी इक्वल टू होता है, रिजल्ट जान लो, 1000 इनटू मोलरिटी। अब सबको पता है जब कैपिटल एम लिखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको कैपिटल एम को कहते हैं मोलरिटी, स्मॉल एम को कहते हैं मोलरिटी, डिवाइडेड बाय 1000, इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, अब इसका मीनिंग बता देंगे, ओके, माइनस, अब इसमें माइनस कर लो, एम बी से मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला सिंपल। यदि ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो अब जानो आपको चाहिए क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ, ये याद रखना, मोलिटी निकालना, मोलिटी और मोलरिटी को कोरिलेट करने का फॉर्मूला, ठीक। यहाँ m हो गया स्मॉल m, मोलरिटी, ओके, कैपिटल M जो हो गया ये हो गया मोलरिटी, और क्या d इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, mb क्या हो गया, मोलर मास, mb इक्वल टू मोलर मास, gmm लिख दो, ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये सब डिनोशन आप हमेशा याद रखना, हमेशा यूज होता रहेगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप, यदि मान लो सॉल्यूशन की मोलरिटी है और डेंसिटी पता है, बिना डेंसिटी का नहीं हुआ, याद रखना, डेंसिटी दी रहेगी तभी आप करेंगे। मतलब आप देखना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कि जब सॉल्यूशन की मोलरिटी एनसीईआरटी में देखना, मोलरिटी में कन्वर्ट करना या वाइस वर्सा, मोलरिटी को मोलरिटी में, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी जरूर दी हुई, बगैर डेंसिटी का हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये याद है। अब आपको ये सब कहाँ से लाए, वो भी आसान है, मोलरिटी इक्वल टू, या सोर्स बता दो, मोलरिटी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, हो गया। एंड मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली। यहाँ सॉल्वेंट का मास है, यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो पहले हम लोग सॉल्यूशन का निकालने हैं, कौन सी मास, देखो 1000 में d से मल्टीप्लाई किया, हमें सॉल्यूशन का मास आ गया, उसमें से सॉल्यूट के मास को, इसको आप माइनस कर दो, सॉल्यूट के मास को, मोलरिटी इनटू मोलर मास इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट, आपने पढ़ा होगा, मोल्स इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन मोलर मास, तो मास निकालनी रहती है, तो मोलरिटी को हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो उससे निकल जाए। अब इसी दोनों रिलेशन को आप कर ले, मान लो इसमें इसे डिवाइड कर दिया, हमें निकल जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो m अपॉन m इक्वल टू 1000 अपॉन w इन ग्राम और डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, फिर आप जब सोल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, बस फॉर्मूला जरूर याद रखना। अगला यूनिट चलते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, या पहले नॉर्मेटिव देख लें, चलो नॉर्मेटिव देख लेते हैं, उसके बाद मोल फ्रैक्शन पे आ जाएंगे, ठीक। मोलरिटी क्या, नॉर्मेटिव क्या होता है, तो मोलरिटी और नॉर्मेटिव में एकदम बारीक सा फर्क है। वहां क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब हमने पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट, याद होगा, जैसे आप मोल्स निकालते हो तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय जीएमएम करते हैं, ऐसे ही जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, हम लिखेंगे यहाँ नॉर्मेटिव। नेक्स्ट हमें लगता है कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, परसेंटेज ग्राम पर लीटर, मोलरिटी फिफ्थ होगा नॉर्मेलिटी। हालांकि एनसीईआरटी में नॉर्मेटिव पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइट्रेशन से जितने भी सवाल होंगे सब में नॉर्मेटिव की यूज होगी। नॉर्मेटिव एन से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सिंपली इसको हम लोग इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। जैसे
ग्राम मोल को मोल बोलते हैं, ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट in 1 liter ऑफ सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, को हम लोग कहते हैं कौन सा चीज, नॉर्मेटिव। यानी फॉर्मुलेट करो, नॉर्मेटिव इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, EQI भी लिया, पूरा लिखो, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम इस यूनिट में इन लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज कर ले। हाँ, पता चल गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, नॉर्मेटिव इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं लीटर में कभी नहीं डेटा रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सब वॉल्यूम में ही चल रहेगा। अब पहले इसको क्या लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो मास इन ग्राम और डिवाइडेड बाय व्हाट, इक्विवेलेंट मास। सो नॉर्मेटिव इक्वल टू WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब हमने बताया था किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। बेस का निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। सॉल्ट का निकालते हो तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन। ऑक्सीडाइजिंग या रेडिएशन का इक्विवेलेंट वेट निकाली, सारी बात पिछले 11th वाले में बताया था, मोल कंसेप्ट वाले यूनिट को पढ़ना। ठीक है, उसको बताया था, एक अलग टॉपिक बताया था इक्विवेलेंट वेट, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं देखा उसके लिए जरूर कहता हूँ कि एक बार हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, उसमें लिखा है इक्विवेलेंट वेट की पूरी केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ इक्विवेलेंट वेट आएगा हर जगह कैलकुलेशन का तरीका बताया है, वहाँ देख लेना। नहीं तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन का निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेडिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रेडिएशन, तो उससे निकल जाता है इक्विवेलेंट वेट। ओके, इनटू लिखेंगे 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, इसको फाइनल करना। सो नॉर्मेटिव इक्वल टू WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया नॉर्मेटिव निकालने। अब आप कोरिलेट करो, मोलरिटी और नॉर्मेटिव बस इतना ही फर्क है। वहां क्या करते थे, WB अपॉन MB, और यहां हम क्या करते हैं, E, यहां लिख देता हूं, E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का इक्विवेलेंट। बाकी सारी चीज पता है, WB का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मेटिव निकालने का। ओके, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ो। नाउ मोलरिटी और नॉर्मेटिव में रिलेशन क्या है ये जानो, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेटिव एंड मोलरिटी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, लिखें रिलेशन between molarity and normative। मोलरिटी एंड नॉर्मेटिव, पहले मैं फॉर्मूला लिख लो। नॉर्मेटिव पर तो लिखते हैं हम लोग N इंटू M, बस हो गया। किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी दी हो और नॉर्मेटिव पूछा जाता तो उसको आप N से मल्टीप्लाई, स्मॉल n लिखा हमने है, N इक्वल टू इक्विवेलेंट फैक्टर, या इसी का दूसरा नाम भी लिख देता हूं, नॉर्मेटिव फैक्टर भी कहते हैं, नॉर्मेलिटी फैक्टर। अभी निकालते कैसे, तो ऐसे केस में जो बेसिसिटी होती है,
बेस केस में मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो हम उसको करते हैं कौन सी इक्वल, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी बेसिटी कितनी है 2, तो इसका आयन फैक्टर कितना होगा 2। तो नॉर्मेलिटी जब निकाल रहे हो तो मोलरिटी में आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेरिवेशन का बहुत आसान है, देखो कैसे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। एंड मोलरिटी कैसे निकालते हैं, WB इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मान लो ये 1 है ये 2 है, तो ये सब पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा जब हम वहां पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वहां फिर इक्विवेलेंट वेट की यही रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सारी बातें हम लोग इसी यूनिट में पढ़ते हैं। अब आप 1 में 2 से डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 2 या 2 में 1 कहीं कर लो, व्हाट वी गेट, तो क्या लिखेंगे नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी लिखेंगे। अब आप बताओ ये WB कैंसिल हो जाएगा और ये 1000 बाय V 1000 बाय V कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे MB मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब मोलर मास में इक्विवेलेंट मास से आप डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो तो यही मिल जाता है n फैक्टर, दिस इज n फैक्टर। देखो सिंपल है, इसलिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू व्हाट मोलरिटी, निकल गया। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 और उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हाफ, 98 का हाफ यानी कितना 49, तो 98 डिवाइडेड बाय 49 कितना हो जाएगा 2, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर कितना होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलरिटी में आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट व्हाट नॉर्मल, क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी। ओके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला चीज देखें मोल फ्रैक्शन क्या होता है। हालांकि पढ़ते तो मोल फ्रैक्शन, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी आता है मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, पहले वाले सिलेबस में सॉलिड स्टेट में आता था पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है बहुत सारी चीज, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो। तो नेक्स्ट लास्ट यूनिट अभी लास्ट सेकंड लास्ट यूनिट जानो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो हम लोग अगला देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको x से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब किसी भी सॉल्यूशन में मान लो टर्नरी सॉल्यूशन है, तीन चीज मिला हुआ, वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, तीन चीजें, इसमें किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कम से कम बाइनरी तो होगा, जब सॉल्यूशन है तो कम से कम 2 कंपोनेंट होगा ही, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन भी हो सकता है 4 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन, है ना। लेकिन नॉर्मली डेफिनेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी मिक्सचर में किसी खास कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल मोल्स का रेशियो होता है। एक बार फिर समझो, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यदि मोल फ्रैक्शन कंप्लीट डेफिनेशन नोट कर लो, चूंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ तो मोल फ्रैक्शन ही चलेगा, ठीक है। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर तो मोल फ्रैक्शन की तरफ हम लोग मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ठीक से पढ़ लो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट the mole fraction of a component in the solution solution में जो कंपोनेंट है किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ what number of moles of that component उस कंपोनेंट का कितना मोल्स है टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में जो टोटल मोल्स है उससे आप डिवाइड करें। एक बार डेफिनेशन फिर से जानो, मोल फ्रैक्शन ऑफ a component in the solution is defined as
ratio of number of moles of that component to total number of moles present in the solution. यानी मोल फ्रैक्शन मान लो हम लोग सॉल्वेंट का निकालते हैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ए लिख देते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में टोटल मोल, क्या क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का ऐड कर दो, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स के नंबर दोनों का ऐड कर दो तो सॉल्यूशन का मोल आएगा, सिंपलीफाई कर लो और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे Na प्लस Nb, क्या मतलब समझा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मोल्स पता होना चाहिए, तो मोल्स का रेशियो कर दो तो मोल फ्रैक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ लिखो ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक, लिखें सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB, तो क्या लिखेंगे हम लोग NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb, ये आ गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब एक और नई बात जानते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी मिक्सचर में, जरूरी नहीं कि मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूशन में निकालें, मिक्सचर में भी आ सकता है, ओके, तो किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, जैसे मान लो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.01, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.99, 1 में से माइनस कर लो। एक और मोल फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, 1 से हमेशा कम ही आएगा, क्यों, तो सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, यूनिटी 1 होता है, याद रखना, the sum of mole fraction of all components सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम इन द सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर, ओके, इज इक्वल टू, कैसे, हमने दो कंपोनेंट लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यहाँ लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। अब आप इसको सोल्व करो, सिंपल मैथ, ऊपर भी हो जाएगा कौन सी Na प्लस Nb और नीचे भी हो जाएगा Na प्लस Nb, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1, याद रखना। इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1, और किसी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा, ओके, पता चल गया होगा मोल फ्रैक्शन के बारे में, यस नो। अब हम लोग इसमें एक और फिर रिलेशन जान लेते हैं, किससे किसके बीच में, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी लिख लो, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, एक क्लास फ्यूचर कन्वर्जन देख लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में पढ़ा लेंगे, लेकिन रिलेशन बिटवीन, रिलेशन जरूर याद रखना, रिलेशन याद रखने से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जल्दी भी हो जाए, अदरवाइज फिर डिराइव करो तब करो, इट विल टेक टाइम बचाने के लिए रिलेशन एक जो फॉर्मूला है उसको आप लर्न कर लें, रिलेशन बिटवीन, पूरा लिख दो, चलिए, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी मतलब स्मॉल m
एंड मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन, इस दोनों में रिलेशन लिखना है। एंड मोल फ्रैक्शन, यानी तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है एक्स। अब ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। ये रिलेशन क्या है? ओके, तो रिलेशन नोट करें। मोलिटी इक्वल टू होगा, मोलिटी इक्वल टू 1000 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना। क्या लिखा? मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी यहां हमने मोल फ्रैक्शन लिखा, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का याद रखना। मोलैरिटी निकालनी हो तो 1000 into mole fraction of what? Solute divided by mole fraction of solvent into molar mass of solvent। तो ये फॉर्मूला यदि आपको पता रहेगा तो आप सॉरी आप कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होगा तो कन्वर्ट कर लोगे आसानी से। और लास्ट है ऐसे ये सिंपल है, पीपीएम क्या होता है? सेकंड यूनिट भाई ऑफ पीपीएम स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन। अब हम इसके वैल्यू से पता है, जैसे हम कहते हैं ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में कितना है। अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10⁻⁶ पार्ट्स में कितना है। नॉर्मली इस यूनिट का स्ट्रेंथ हम लोग जब हमारा सॉल्यूशन बल्क में होता है, जैसे सी वाटर में जो हम लोग किसी कंपोनेंट का परसेंटेज का स्ट्रेंथ निकालते हैं तो पीपीएम में बताते हैं। एयर पॉल्यूशन के कारण जो एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सब की ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी स्ट्रेंथ किस पे करते हैं? पीपीएम में। नॉर्मली हम लोग अब लेबोरेटरी में जाओगे तो पीपीएम में थोड़ी स्ट्रेंथ लेके चलेंगे, 10⁻⁶ पार्ट्स में नहीं, लेकिन कैलकुलेशन तो हर चीज में यूज होगा। तो इसका डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द पार्ट्स, एक बात और, पार्ट्स बाय वेट भी ले सकते हैं, पार्ट्स बाय नंबर भी ले सकते हैं, पार्ट्स बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ppm parts of solute present in 10⁻⁶ part, 1 million का मतलब 10⁻⁶ parts of solution को हम ppm करते हैं। अब कभी कभी लिखा होता है ppm by weight, तो आप क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स, यहाँ भी लिखेंगे बाय वेट। यदि मान लो ये 200 ग्राम है, इसको भी क्या लिखेंगे? 10⁻⁶ ग्राम। कभी कभी लिखा आता है पार्ट्स पर वॉल्यूम, पीपीएम ब्रैकेट लिखा रहेगा बाय वॉल्यूम, तो यहाँ हम लेंगे ये वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे तो ये भी 10⁻⁶ क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे, यानी पीपीएम इक्वल टू लिखेंगे पार्ट्स ऑफ या अमाउंट लिखो तो W/W हो जाए, वॉल्यूम लिखेंगे तो ये हो जाए ppm, यानी देता हूं बाय वेट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। देखो अब जब लिखेंगे ppm बाय वॉल्यूम, ppm बाय वॉल्यूम के हिसाब से क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। बस नॉर्मली यही होता है, ppm बाय मास, ppm बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारा अगला होगा इसी स्ट्रेंथ बता दिया। अब इसी स्ट्रेंथ को समझाने के लिए 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूं ताकि आपको इस पर पूरी पकड़ हो जाए। ओके, ठीक है, वेट करें।